हेलो एवरीवन। तो मैं फाइनली एक लॉन्ग वीडियो बनाना चाहता था इस टॉपिक के बारे में कि क्या करियर स्कोप है अगर आप इंजीनियरिंग या मेडिकल नहीं करना चाहते। तो बेसिकली जब कोई भी स्टूडेंट ट्वेल्थ ख़त्म करता है तो उनके पेरेंट्स के दिमाग में बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन नेचुरल होता है कि अब हम नेक्स्ट क्या करना चाहते हैं। यू कैन ऑलरेडी सी दैट अगर आप कोई भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली डिग्री करना चाहते भी हैं तो भी जॉब्स का मार्केट बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। मिडिल क्लास के पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते और सब लोगों का ना ही इंटरेस्ट होता है इंजीनियरिंग डिग्री में और मेडिकल डिग्री में। जनरली टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में लोग यही जानते हैं कि आपके पास 12th के बाद 2 ऑप्शंस हैं। पहला है इंजीनियरिंग, दूसरा है मेडिकल और थर्ड ऑप्शन इज़ लाइक open whatever government exam you want, banking, railways, whatever. But मैं इस पर्टिकुलर वीडियो को इसलिए बनाना चाहता था कि जो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट है साइंस में, भले वो ऑफ कोर्स फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं घर में, लोग नहीं करना चाहते इंजीनियरिंग एंड मेडिकल। तो मैं खास करके ऐसे स्टूडेंट्स और ऐसे पेरेंट्स को अवेयर करना चाहता था इस वीडियो के थ्रू। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ अपने बारे में थोड़ा-सा। मेरा नाम शशांक है, मैं एक पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर हूँ। तो मैं 2 साल से फ्रांस में हूँ, अपने पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च को यहाँ पे परस्यू कर रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंजीनियरिंग और मेडिकल के अलावा रिसर्च एक बहुत अच्छा लाइन है फ्यूचर के लिए। 2026 के बाद मुझे लगता है कि जैसा आप देख रहे होंगे एआई का जनरेशन आ चुका है। मुझे लगता है कि रिसर्च कभी जा नहीं सकता। मतलब रिसर्च इज़ अ फील्ड बाय डेफिनिशन। द गोल ऑफ रिसर्च इज़ टू थिंक अबाउट प्रॉब्लम्स व्हिच आर अनसॉल्व्ड आउट देयर इन द वर्ल्ड। तो स्टार्टिंग से मैं बताता हूँ कि मेरी एकेडमिक जर्नी क्या रही। एक इंग्लिश मीडियम आईसीएसई बोर्ड से मैंने पढ़ाई की थी। उसके बाद फिर मैंने नॉर्मल एक बैचलर्स डिग्री परस्यू की फिज़िक्स में, तो मैंने बीएससी ऑनर्स किया है। ये इंडिया में हर एक यूनिवर्सिटी में होता है, बट हाँ, ऑफ कोर्स क्वालिटी मैटर्स अ लॉट। अगर आप इंजीनियरिंग नॉर्मल कॉलेज से करेंगे वर्सेस आप आईआईटी से करेंगे, वही डिफरेंस पड़ता है। तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे बीएससी को बहुत अच्छे से कराया जाता है। और बीएससी असल में है क्या? बैचलर्स ऑफ साइंस इज़ लाइक अ वेरी जनरल डिग्री, जिसके बाद आप अलग-अलग फ़ील्ड में जा सकते हैं। फिर भी साइंस के साथ अगर आप स्टिक करना चाहते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि जनरल प्रोग्रेशन ऑफ करियर या फिर जनरल प्रोग्रेशन ऑफ एकेडमिक स्टेज क्या होता है इस सिंपल डिग्री में। नो बीटेक, नो मेडिकल। तो पहला होता है कि जब आप बैचलर्स करते हैं तो आप बैचलर्स के जस्ट बाद, बैचलर्स इज़ जनरली फॉर 3 इयर्स। तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना बैचलर्स किया था और फिज़िक्स में किया था ऑफ कोर्स। तो फिज़िक्स के बाद जनरली क्या होता है कि अगर आपको बाकी लाइन्स में जाने होते हैं तो फिर इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आप किस फ़ील्ड में बैचलर्स कर रहे हैं। अगर आपको करियर बनाना है एकेडमिक या फिर रिसर्च में, तो ऑफ कोर्स आपका अपने फ़ील्ड में इंटरेस्ट होना बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें नॉलेज होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर मैं जैसे कि मेरा इंटरेस्ट था फिज़िक्स में, तो मैंने फिज़िक्स को चूज़ किया अपने बैचलर डिग्री को परस्यू करने के लिए। शायद मैं अपने टाइम पे मेरे क्लास के अकेला अकेला स्टूडेंट हूँगा मैं जिसने बैचलर्स परस्यू किया था बैचलर्स इन फिज़िक्स। तो उसके बाद तो फिर जब आप बैचलर्स परस्यू करते हैं या फिर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, दीज़ आर लाइक द प्योर 3 क्लासिक फ़ील्ड्स। तो बैचलर्स के बाद नेचुरल है कि अगर आप उस फ़ील्ड में एक्सपर्टीज़ बनाना है, अपना करियर को उसी फ़ील्ड में एडवांस करना है, तो आपको मास्टर डिग्री परस्यू करना पड़ेगा। तो मास्टर डिग्री हालाँकि सब सारी यूनिवर्सिटीज़ में होती है और इसके इसके फ़ीस बहुत कम होते हैं। बट अगर आपको एक अच्छा सॉलिड एकेडमिक करियर चाहिए, तो ऑफ कोर्स आप ट्राई करेंगे अच्छी जगह से मास्टर्स करने के लिए। तो इंडिया में मास्टर्स करने के लिए सबसे अच्छे प्लेसेस हैं ऑफ कोर्स सेम जो बीटेक वाले हैं, आईआईटीज़। आईआईटीज़ और एनआईटीज़ में मास्टर्स इन फिज़िक्स, मास्टर्स इन केमिस्ट्री, मास्टर्स इन मैथमेटिक्स और कहीं-कहीं पे कंप्यूटर साइंस में भी होते हैं। और बाकी आर्ट्स के कोर्सेज़ के भी मास्टर्स अब आईआईटीज़ ने स्टार्ट कर दिए हैं। बट अभी मैं साइंस में स्टिक करना चाहूँगा अपने डिस्कशंस के लिए। तो फिर आईआईटीज़ में अगर आपको मास्टर्स करना है तो एक एग्ज़ाम होता है जिसका नाम होता है आईआईटी जैम। और अगर आपको मास्टर्स कहीं और से करना है तो आईआईटी जैम के थ्रू आप सारे आईआईटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। आप वो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है ऑल ओवर इंडिया।
सभी जगह के बच्चे आईआईटी जैम में अपीयर करते हैं। इट्स लाइक अ सेंट्रल एग्जामिनेशन सेम लाइक आईआईटी जेईई। आईआईटी जैम जस्ट फॉर मास्टर्स के लिए होता है। तो आप अप्लाई करते हैं, हाँ, आपका उसमें रैंक अच्छा आता है, तो फिर वापस से आपको अलग-अलग आईआईटीज़ में ऑप्शन मिलता है। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, सारे आईआईटीज़ हैं इसमें, कोई एक्सक्लूडेड नहीं है, और एनआईटीज़ भी। तो उसके बाद आप चाहें तो आप वहाँ मास्टर्स कर सकते हैं। 2 साल के मास्टर्स के कोर्सेज़ होते हैं। और अगर आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी खुद अपना मास्टर्स कराती है, जो कि काफ़ी अच्छा है। फिर से कैलकाटा में काफ़ी सारे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं, और बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके आपने नाम नहीं सुने होंगे, और जनरली कोई नहीं सुनता है उनके नाम। वो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं, और वो ना कहीं अपना प्रमोशन करते हैं और ना ही लोग उनके बारे में जानते हैं। बट ये दीज़ आर लाइक गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट्स, दीज़ आर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एंड गवर्नमेंट लैब्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डीएसटी। तो ये सारे यूनिवर्सिटीज़ और ये सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, इनको ये लोग फंड करते हैं। और आईआईटी जैम जैसे और भी एग्ज़ाम्स होते हैं, कुछ जैसे कि जेएनयू हुआ एक, जेएनयू को आप जानते होंगे, तो जेएनयू एक ऑप्शन है जहाँ से आप मास्टर्स कर सकते हैं। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म, अगर आपने पहले से सोच लिया है कि शायद मुझे बैचलर्स के दौरान, अगर आपने फिक्स कर लिया है कि मुझे पीएचडी करनी है, तो बहुत सारे ऐसे भी इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में, सारे के सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो आपको मास्टर्स प्लस पीएचडी एक ही इंस्टीट्यूट से कराएगी। इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम में आप वहाँ पे मास्टर्स पहले करते हैं, फर्स्ट 2 इयर्स, उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट्स करते हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, और उसके बाद आप एज अ पीएचडी स्टूडेंट कन्वर्ट हो जाते हैं वहीं पे। कुछ और एडिशनल एग्जाम्स और प्रोसीजर्स होते हैं, बट सारे के सारे इंटरनल एग्जाम्स होते हैं। तो आप वापस पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं वहीं उसी इंस्टीट्यूट में। तो एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ कि एक आईआईएससी इज़ वन ऑफ दोज़ प्लेसेस, आईआईएससी बैंगलोर। Second is, I think some IITs also have integrated program. I'm not very sure which one. Raman Research Institute बैंगलोर में है। फिर से आइजर्स आपने सुने होंगे। आइजर्स आर वेरी गुड, एंड दीज आर लाइक IITs बट फॉर बेसिक साइंसेज रिसर्च। सो यहाँ पे ज़्यादातर रिसर्च साइंस, बायोलॉजी, सारे फील्ड्स में होती है। और 2-3 आइजर्स जो फेमस है, आइजर पुणे, आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं, आइजर पुणे कैसा इंस्टीट्यूट है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि आईआईएससी और आइजर्स दोनों में ही बैचलर्स प्रोग्राम भी है। तो अगर कोई बच्चा 12th के जस्ट बाद जाना चाहता है, तो उसके प्रोसेस थोड़े थोड़े ज़्यादा स्किल चाहिए वहाँ पे। आपको 12th के बाद ही कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स निकालने पड़ते हैं, जो कि जिसके थ्रू आप इन जगह पे बैचलर्स भी कर सकते हैं। तो वो तो मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट होगा। तो आइजर्स में ऑप्शन आप 12th के बाद भी जा सकते हैं, और अगर आपको मास्टर्स के बाद जाना है, तो आप मास्टर्स और पीएचडी करने के लिए इन जगह पे जा सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि मास्टर्स किया उन्होंने, फिर उन्हें उन्हें लगता है कि नहीं, अब मैं पीएचडी करना चाहता हूँ, रिसर्च लाइन में ही करियर बनाना चाहता हूँ। तो रिसर्च लाइन बेसिकली है क्या? रिसर्च लाइन ये है कि मास्टर्स के बाद जब आप पीएचडी करना शुरू करते हैं, तो पीएचडी के टाइम पे आपको स्टाइपेंड मिलता है। यू बिकम इंडिपेंडेंट, यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन योर फैमिली फॉर लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज आपको फेलोशिप मिलती है। फेलोशिप अब तो काफ़ी अच्छी भी हो गई है। अब मेरे ख्याल से 50,000 पर मंथ के आसपास ये फेलोशिप पीएचडी की चली जा चुकी है। तो ये पर मंथ फेलोशिप जो है, बहुत सारे जगह पे आपको पता है कि एक नेशनल एग्जाम होता है जिसका नाम है सीएसआईआर। तो सीएसआईआर इज़ वन ऑफ दोज फेलोशिप्स, इट्स नॉट द ओनली वन। सीएसआईआर एक फेलोशिप है, बाकी इंस्टीट्यूट्स के अपने फेलोशिप होते हैं। तो कुछ एग्जाम्स होते हैं जैसे कि जेस्ट। जेस्ट एक एग्ज़ाम है जिसके थ्रू आप इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स में जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इज़ वन ऑफ दोज places. Then all of these IISers and some of these IITs. Then there are some institutes under DAE like Raman Research Institute. Then there is Harish Chandra Research Institute in Allahabad. ये थियोरेटिकल फिजिक्स पे, मैथमेटिक्स पे इनका रिसर्च है सारा। तो बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं। इनफैक्ट इसरो आता है उसमें। इसरो के कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पे अगर आपने ये ऐसे एंट्रेंस एग्जाम्स निकाल लिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं जेआरएफ पोजीशन के लिए, उसको जूनियर रिसर्च फेलोशिप। एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालिए, उन एग्ज़ाम्स के थ्रू अच्छे रैंक आते हैं आपके जब, तो आप इन इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई करते हैं।
और ये इंस्टीट्यूट्स कम नहीं हैं, ये बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा हैं। बट मैंने देखा है कि ज़्यादातर यहाँ पे जो लोग अप्लाई करते हैं ना, उनके रेशियो मैंने नॉर्थ इंडिया से मैंने फ़ील किया है कि कम कम होते हैं स्टूडेंट्स वहाँ पे। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों के बीच में। और टियर 3 सिटीज़ से तो काफ़ी कम स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं। ज़्यादातर टियर 2, टियर 1 सिटीज़ से, क्योंकि ये अवेयरनेस शायद टियर 3 तक जाती नहीं है कि एक ये भी ऑप्शन है। और हाँ, ये है कि कॉम्पिटिशन यहाँ पे भी होता है। कॉम्पिटिशन यहाँ पे क्योंकि क्वालिटी मैटर्स, राइट? क्योंकि रिसर्च का गोल ये है कि कुछ अच्छा बनाना है, कुछ अच्छा खोजना है, कुछ अच्छा सॉल्व करना है आपको। तो उसके लिए कोई भी ट्रेनिंग जो भी ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है, वो आपको फुलफ़िल करनी पड़ेगी। वो चीज़ें, बेसिक चीज़ें सैटिस्फाई करनी पड़ेंगी अपने स्किल्स के टर्म्स में। अपने तो आप पीएचडी प्रोग्राम में जाते हैं, आप रिसर्च करते हैं। रिसर्च करना मतलब ये होता है कि एक साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना अंडर अ पीएचडी एडवाइज़र। तो पीएचडी एडवाइज़र क्या होता है? PhD advisor is just like someone who has already a lot of experience in that field, a lot of expertise in that field. वो आपको गाइड करते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम ऐसे समझते हैं, ये टूल्स हमें यूज़ करना है। तो जो बेसिक कोर्स वर्क होता है सभी डिग्रीज़ में, वो बेसिक कोर्स वर्क आपको जनरल सेट ऑफ रूल्स एंड जनरल सेट ऑफ टूल्स बताते हैं कि ठीक है, ये नॉलेज बेस है, ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं, ये इसका मैथमेटिक्स है, ये इसके एल्गोरिदम्स हैं। बट उसके बाद जब आप एक्चुअल रिसर्च प्रॉब्लम को जब सॉल्व करना शुरू करते हैं, तो इट्स नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो इसलिए एडवाइजर्स का यहाँ पे रोल इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट इज़ द राइट वे टू गो अबाउट दिस प्रॉब्लम। और ये कोई असाइनमेंट प्रॉब्लम जितना छोटा नहीं होता। रिसर्च प्रॉब्लम्स आर बिग। बिग मीन्स they are sufficiently big and complicated, but at the same time not so much that you can't solve it in the next 4-5 years. तो PhD programs के durations fix होते हैं। It's बेसिकली 4 to 5 years और समटाइम्स 6 years अगर एक्सटेंड हो जाता है कुछ कारण से। तो देर आर प्रोविजंस, स्टाइपेंड घट जाती है इन द लास्ट ईयर, बट थिंग्स जनरली वर्क आउट वेल। तो फिर आप पीएचडी अपनी कंप्लीट करते हैं, आप रिसर्च पेपर्स लिखते हैं, उसको पब्लिश करते हैं। प्रोड्यूस करना, बताना, सब कुछ यही है रिसर्च का फ्रेमवर्क। एल्गोरिदम्स लिखना, कोड कोड रन करना, एक्सपेरिमेंट्स रन करना। उसके बाद क्या होता है कि जब आप अपने रिसर्च पेपर्स को लिखते हैं, फिर आप फाइनली थीसिस जमा करते हैं। थीसिस का मतलब है कि थीसिस इज़ लाइक अ 100 टू 200 टू 300, इट मे बी मोर देन दैट, यूनिवर्सिटी के साइड से जो फिक्स होती है। तो आप एक थीसिस लिखते हो, एक बुक जो कि एक पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन आपकी रिसर्च वर्क के बारे में होता है, और सारा हिस्ट्री को यूज़ करते हुए, और फिर आपने आपके जो कंट्रीब्यूशंस हैं उसके बारे में सारे डिटेल्स अच्छे से लिखे हुए होते हैं, उसको बोलते हैं रिसर्च थीसिस। तो थीसिस सबमिट करते हैं, फिर हम लोगों के थीसिस को क्या होता है कि रिव्यू किया जाता है। यूनिवर्सिटी लेवल पे जाती है, वो दूसरे यूनिवर्सिटीज़ जाती है, वहाँ पे प्रोफेसर्स उसको पढ़ते हैं। वो देखते हैं कि ये क्या है, कैसा है इसका रिसर्च, उसके उसके ऊपर वो अपना रिव्यू और कमेंट्स देते हैं। फिर आता है फाइनल स्टेज जहाँ पे आप पीएचडी का आखिरी प्रेजेंटेशन देते हैं, उसको बोलते हैं पीएचडी थीसिस डिफेंस। तो थीसिस डिफेंस में आप अपने प्रेजेंटेशन को रेडी करते हैं, आप अपने टॉक देते हैं, आप अपना पूरा रिसर्च एक्सप्लेन करते हैं, ओवरव्यू टू रिजल्ट्स, और लोग, पीपल आर ओपन टू आस्क यू क्वेश्चंस। एक स्टेज जहाँ पे लोग काफ़ी नर्वस भी होते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स इसका मतलब है कि अब अगर आपने पीएचडी डिफेंड कर लिया तो यू बिकम अ डॉक्टर इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। दैट इज़ द फर्स्ट टाइम यू गेट एड्रेस्ड एज अ डॉक्टर इन योर पीएचडी थीसिस डिफेंस। तो उसके बाद जब आपने पीएचडी कंप्लीट कर ली, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इंडिया में पीएचडी के बाद के स्कोप क्या है? पीएचडी के बाद के स्कोप हैं कि अगर आपको एकेडमिक करियर में जाना है, तो आपको कई जगह पे ऐसे रिक्वायरमेंट्स होते हैं कि पीएचडी इज़ अ मिनिमम क्राइटेरिया। उसके उसके टॉप पे, अगर जैसे कि अगर आपको आईआईटीज़ में अप्लाई करना है, एनआईटीज़ में अप्लाई करना है, देन यू हैव टू गो फॉर फर्दर रिसर्च वर्क। दिस इज़ नन ऑफ इट इज़ लाइक अ डिग्री, कि आप कोर्सेज़ फिनिश कर लिए और आपको मिल गया, नहीं। आपको रिसर्च करना पड़ता है। रिसर्च इज़ योर डेली जॉब, कि आप डेली कोई नया आर्टिकल पढ़ रहे हो और फिर नए प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो। तो ये आपका डे टू डे का लाइफ होता है रिसर्च में। और उसके अलावा फिर आप पोस्ट डॉक्टरल पोजीशंस पे अप्लाई करते हो। तो पोस्ट डॉक इज़ लाइक अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम वेयर यू वांट टू एक्सप्लोर मोर प्रॉब्लम्स जस्ट टू इंक्रीज योर एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस इन दैट फील्ड। तो
कहीं बहुत सारे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंसेस आर नेसेसिटी। तो आईआईटीज़ में अगर आपको अप्लाई करना है एज अ प्रोफेसर तो पीएचडी जस्ट होना इज़ नॉट इनफ। सेम फॉर इंडिया, अगर आपने पीएचडी इंडिया से की हो या इंडिया के बाहर से की हो, डजेंट मैटर, पीएचडी के बाद भी आपको फर्दर रिसर्च परस्यू करना पड़ता है एज अ पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर। उसके बाद एक पोस्ट डॉक लोग करते हैं या फिर दो पोस्ट डॉक करते हैं। इंडिया के बाहर पोस्ट डॉक की सैलरीज बहुत डिसेंट होती है, आप काफ़ी अच्छी लाइफ जी सकते हो, आपका एक्सपोजर बहुत बढ़ता है। तो ज़्यादातर लोग पीएचडी के बाद इंडिया के बाहर पोस्ट डॉक अप्लाई करते हैं। हर यूरोप इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू डू योर पोस्ट डॉक, यूएस इज़ अ वेरी गुड प्लेस ऑफ कोर्स। तो यूएस, आप ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए कि आप हमेशा प्रोग्रेशन में ऊपर जा रहे हो, नीचे ना जा रहे हो। तो आप जिस भी इंस्टीट्यूट से पीएचडी किए हो, आपको हमेशा उससे ऊपर टारगेट करना चाहिए। बाकी थिंग्स आर नॉट सो ईज़ी इन लाइफ, तो sometimes you have to accept what you get, but that is the right way of approaching how you want to move up in your career. तो फिर आप पोस्ट डॉक करते हैं, उसके बाद आपके रिसर्च पेपर्स बढ़ते जाते हैं, आपकी सीवी स्ट्रांग होती है, फिर आप वापस इंडिया में अप्लाई करते हैं। अगर आपको इंडिया में जॉब करना है तो, अगर आपको बाहर जॉब करना है, मेरे ख्याल से ये चीज़ इंडिया में बहुत स्लो है, बट इंडिया के बाहर पीएचडी के बाद ज़्यादा स्कोप है। ज़्यादा स्कोप का मतलब ये है कि इंडिया में अभी भी इंडस्ट्री बहुत बेसिक टाइप की है। वहाँ पे जॉब्स बहुत बेसिक टाइप के होते हैं। उनको उनको समझ नहीं आता कि पीएचडी का वैल्यू क्या है। धीरे-धीरे ये चीज़ें लास्ट 10 इयर्स में बहुत चेंज हुई है, बट उससे पहले ये सीन तो यही था कि इंडस्ट्री वालों को पीएचडी वालों की कोई ज़रूरत नहीं होती थी, बट अब सारे के सारे इंडस्ट्रीज़ में रिसर्च एक बहुत इंटीग्रल कंपोनेंट है। तो अब हर एक फ़ील्ड में जो जो भी कंपनी है, अपने-अपने फ़ील्ड में अपना एक रिसर्च लैब मेंटेन करती है, रिसर्च एक्सपर्ट्स को रखती है। और ज़्यादातर मैंने देखा है, जैसे अगर आप देखेंगे पोजीशंस, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको सारे ही टॉप एमएनसीज़ कंपनी में, फैंग कंपनीज़ में, फेसबुक, अमेज़न, गूगल, सारे लोग रिसर्चर्स को हायर करते हैं जो जिन्होंने पीएचडी कर रखा है। तो और ख़ास करके ये स्पेसिफिक रोल्स होते हैं। ये सॉफ्टवेयर डेवलपर वाले जॉब्स नहीं होते, वैसे भी हो सकते हैं, बट ये रिसर्च वाले जॉब्स थोड़े से अलग होते हैं क्योंकि उनका गोल थोड़ा अलग होता है। तो इंडस्ट्री इज़ ऑल्सो अ इक्वली गुड ऑप्शन। अगर आपको पैसे बहुत बनाने हैं फ्यूचर में, वो अगर आपके दिमाग में है तो इंडस्ट्री इज़ अ गुड ऑप्शन। और इंडस्ट्री लाइफ में देयर इज़ अ लॉट ऑफ मनी, बट देयर इज़ नॉट अ लॉट ऑफ फ्रीडम इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड योर ओन रिसर्च गोल्स, क्योंकि इंडस्ट्री में आपको जिस इंडस्ट्री के आप पार्ट हैं उनके लिए कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं, उनके लिए डेडलाइंस अचीव करने होते हैं, गोल्स अचीव करने होते हैं, तो दोनों का मोटिवेशन अलग होता है। इसलिए कुछ लोगों को एकेडमिया पसंद है और कुछ लोगों को इंडस्ट्री पसंद है, बट बोथ आर इक्वली गुड ऑप्शन इन इन सम सेंस। आई फील कि कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं तो वो यहाँ पे नहीं है, बट ये चीज़ें बैलेंस हो जाती है लाइफ में। तो दिस इज़ समथिंग कि पीएचडी के बाद क्या होता है। पीएचडी के बाद इंडस्ट्री इज़ इक्वली गुड, एकेडमिया इफ़ यू वांट टू स्टिक इनटू एकेडमिया। और बहुत सारे लोग का ये है कि बहुत सारे लोग अपना कोडिंग स्किल्स डेवलप करते हैं कि टाइम आने के पर या तो वो चाहे तो वो इंडस्ट्री में शिफ्ट कर सकें, अगर उनको एकेडमिया में रहना तो वो एकेडमिया में रह सकें, क्योंकि कंपटीशन एकेडमिया में बहुत ज़्यादा होता है कि इस करियर लाइन में आप बहुत पहले ही अपने फैमिली के फाइनेंशियल कंडीशन से इंडिपेंडेंट हो सकते हैं अगर आप चाहें तो, क्योंकि आपको पीएचडी के टाइम से ही फेलोशिप मिलना शुरू हो जाती है। और अगर आपने मास्टर्स प्लस पीएचडी जॉइन किया है तो आपको मास्टर्स में भी फेलोशिप मिलेगी, पीएचडी में तो मिलती है ऑफ कोर्स। तो ये सारी चीज़ें हैं। और पोस्ट डॉक्टरल लाइफ, अगर आप चाहें तो, अगर पोस्ट डॉक इज़ अ टाइम व्हेन यू कैन गो टू न्यू कंट्री, यू कैन एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस, वहाँ पे अपने कनेक्शंस एस्टैब्लिश करते हैं लोग। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस को यूज़ करके नए कंट्री में जॉब सर्च करते हैं और वहाँ पे भी सेटल हो सकते हैं।